नमस्कार दोस्तों। मैंने रिसेंटली एक गुड़गांव मेट्रो को लेकर के वीडियो किया था जिसमें कि क्लैरिटी देने की कोशिश की थी कि हमें कहाँ पर मेट्रो एक्सपेक्ट करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए, थॉट्स आए, जो कि मुझे लगा क्यों ना इसे एक डिटेल्ड वीडियो के माध्यम से एड्रेस किया जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। गुड़गांव मेट्रो क्यों ज़रूरी है, इस पर बात करने से पहले एक सिटी को कैसे प्लान किया जाना चाहिए और हम वेस्टर्न वर्ल्ड से क्या सीख सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो मैं कुछ शहरों का एग्जांपल लूँगा। कोई भी शहर दो तरीके से डेवलप किया जा सकता है। पहला, कार फ्रेंडली सिटीज़, और दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली सिटीज़। तो अगर कार फ्रेंडली सिटीज़ का हम मेजर एग्जांपल लें तो यूएसए में टेक्सास स्टेट है, वहाँ पर ह्यूस्टन वगैरह करके शहर हैं, 3-4 शहर हैं। वहाँ की जो सिटी डिज़ाइनिंग है वो कार फ्रेंडली सिटीज़ की तरह ही है। वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा लैक करता है और जिसकी वजह से जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको लाइबल हैं कि वो उन्हें एटलीस्ट एक कार रखनी होगी यहाँ से वहाँ कम्यूट करने के लिए। इवन वो पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली भी नहीं है, आप वहाँ पर इजीली वॉक नहीं कर सकते। इसके उलट अगर हम बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली सिटीज़ की, तो जैसे हम ओस्लो का एग्जांपल ले सकते हैं, लंदन का एग्जांपल ले सकते हैं, पेरिस का एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसे शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं जहां पर कार का मिनिमल यूज हो, जिससे कि ट्रैफिक है वो सड़कों पर कम किया जा सके। वैसे शहरों में रिच लोग भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करते हैं। इवन ओस्लो और टोक्यो जैसे शहर में, जहाँ की मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, एक 5 साल का छोटा बच्चा या बच्ची इजली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कम्यूट करते हैं, इजली साइकिलिंग भी कर सकते हैं, 8 से 9 साल का बच्चा, राइट। ये सारी चीज़ें आप एक सिटी जो कि कार फ्रेंडली डिज़ाइन की गई है वहाँ पर नहीं देख सकते। अगर आप ह्यूस्टन को मैं देखूं, ह्यूस्टन एक काफ़ी नीरस शहर लगता है। अगर सेम एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर कॉपी पेस्ट करूँ तो जैसे हमारा ग्रेटर नोएडा बना हुआ है, चंडीगढ़ बना हुआ है, जो भी नए शहर बने हैं, हमने यूएसए से सीखा सिटी डिज़ाइनिंग, बट हमें जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या इधर ईस्टर्न साइड की जो कंट्रीज़ हैं या सिटीज़ हैं उनसे नहीं सीखा, जहाँ पर कि हम लैग कर रहे हैं। बट जो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास हैं, कुछ पुराने शहर, जैसे चेन्नई का एग्जाम्पल ले लें, कोलकाता का एग्जाम्पल ले लें, मुंबई का एग्जाम्पल ले लेंगे, तो अगर ये शहर देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली ही बनाए गए हैं। बस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अपग्रेड नहीं किए गए यहाँ के इंफ्रा को। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड को, जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को मीट करने के लिए और अपग्रेड नहीं किया गया। दिल्ली यस पहला ऐसा शहर था इंडिया में जहाँ की मेट्रो इंट्रोड्यूस की गई 2001 में, जो कि काफ़ी सुपर हिट रही, राइट। तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना बना करके हम कार फ्रेंडली सिटीज़ बनाना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों को संभालने के लिए एक दाई की ज़रूरत होगी या मदर वो चीज़ कर रही होगी, जैसा कि ह्यूस्टन में होता है कि बच्चे को स्कूल से स्पोर्ट्स क्लासेस तक लेके जाना, और घर से कहीं और अगर वो बच्चा जाना चाहता है ट्यूशन क्लासेस वगैरह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, तो इन सारी चीज़ों में पेरेंट्स का इंटरफेरेंस चाहिए होता है। ऐसे केस में हम एक अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अगर और मैं ज़्यादा निगेटिव पॉइंट्स की बात करूं, कार फ्रेंडली सिटीज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होती, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली नहीं होती, सेफ्टी का बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि कार एक पावरफुल व्हीकल है जो कि हमारे हाथ में होती है, और ऐसे केस में एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये कॉस्टली भी होता है, राइट। अगर मैं पेट्रोल डीजल के प्राइजेस की बात करूं, कार के मेंटेनेंस वगैरह की बात करूं, तो बहुत मोटा पैसा आप इस तरीके की व्हीकल को मेंटेन करने में
लेकर के जाते हैं या लगाना ही पड़ता है। तो जब भी गवर्नमेंट कार फ्रेंडली सिटीज डिजाइन करना चाहती है, जैसे कि गुड़गांव एक तरीके से कार फ्रेंडली सिटी इमर्ज होकर के आ रहा है, तो हमें भी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि यह सड़कें तो ठीक है, गुड़गांव आज के डेट में सड़कों के लिए ही जाना जाता है, चाहे एसपीआर की बात करें, सीपीआर की बात करें, गोल्फ कोर्स और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, हर एक साइड सड़कें ही सड़कें हैं। मतलब फॉर श्योर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ कार फ्रेंडली सिटी। बट जो सिटी कार फ्रेंडली होती हैं वो हमेशा नीरस लगती हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो हमें गवर्नमेंट से पूछना होगा कि सिर्फ सड़कें बनाई जा रही हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी कुछ किया जा रहा है, क्योंकि बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक रिच क्लास का कंफर्टेबली यहाँ पर रहना, शहर का हरा भरा रहना, ऐसा सोच पाना भी काफी मुश्किल होता है। अब इंडिया में इस तरीके की चीजें अवॉइड क्यों, इग्नोर क्यों होती आई हैं? क्योंकि जो भी अपर मिडिल क्लास है और अपर क्लास है वो चीजों का सब्स्टिट्यूट ढूंढता है। जैसे अगर कोई एग्जीक्यूटिव क्लास का बंदा है, उसे कहीं कम्यूट करना है तो वो इजिली एक ड्राइवर हायर कर लेता है कार के साथ साथ। अगर टीयर 1 सिटी में बात करें तो 15 से 20 हजार रुपए के आसपास खर्च है, टीयर 2 सिटी में 8 से 12 हजार रुपए, टीयर 3 में आपको 6 से 8 हजार रुपए के रेंज में इजिली एक ड्राइवर मिल जाता है। अब रेट ऊपर नीचे हो सकता है। अगर पानी अच्छा नहीं मिल रहा तो हम अल्टरनेट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं वाटर प्यूरिफायर के फॉर्म में। हवा अच्छी नहीं मिल रही है तो एयर प्यूरिफायर में शिफ्ट हो जाते हैं। पर ये सारी चीजें अल्टरनेट सोल्यूशन है। शिफ्ट होने के बाद हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना भूल जाते हैं कि हमारे टैप में ड्रिंकेबल वाटर क्यों नहीं आ रहा है। और ऐसे केस में आप एयर प्यूरिफायर को अफोर्डेबल बना सकते हैं। वाटर प्यूरिफायर आज के डेट में लोअर क्लास के लिए भी इजिली अफोर्डेबल है, बट ह्यूमन रिसोर्स अफोर्ड कर पाना आगे आने वाले टाइम में काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो आवाज़ आपने छोटी चीज़ों के लिए नहीं उठाई, बट बड़ी चीज़ों के लिए जरूर उठानी चाहिए, राइट? अब गुड़गांव को मेट्रो क्यों चाहिए? आई थिंक मैंने इस पर एक भूमिका बना दी होगी। अब सीधा पॉइंट पर आते हैं, गुड़गांव मेट्रो पर। गुड़गांव मेट्रो को लेकर के एक सज्जन का कहना था कि अगर गुड़गांव में मेट्रो बन गई तो लोग फरीदाबाद से, दिल्ली से, अलवर से गुड़गांव आएंगे और काम करके चले जाएंगे। तो इस पर मैं थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूं। दो तरीके के शहर होते हैं। मैंने वहां पर ट्रांसपोर्ट के हिसाब से पब्लिक और कार फ्रेंडली सिटी बताई। अब यहाँ पर मैं एग्जीक्यूटिव क्लास और नॉन एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए इसको सेग्रीगेट करता हूँ। एक शहर होता है जहां पर एग्जीक्यूटिव क्लास जहां पर वो काम करता है वहीं पर रहता है। एक दूसरी तरीके का शहर होता है जहां पर एग्जीक्यूटिव क्लास वहां पर कम्यूट करके जाता है, काम करके वापस से दूसरे शहर में आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। शुरू में गुड़गांव एक ऐसा शहर था जहां पर लोग रहना पसंद नहीं करते थे, दिल्ली से, साउथ दिल्ली से अप एंड डाउन कर लेते थे एग्जीक्यूटिव क्लास के लोग। बट जिस तरीके से गुड़गांव इमर्ज होकर के आया है, एग्जीक्यूटिव क्लास के लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं, वो कम्यूट नहीं करना चाहते, दिल्ली टू गुड़गांव नहीं करना चाहते हैं। अब अगर कोई नॉन एग्जीक्यूटिव क्लास का बंदा फरीदाबाद से काम करके फरीदाबाद से वो गुड़गांव आता है और काम करके वापस चला जाता है, तो गुड़गांव में घर ओन करना उसके लिए हमेशा सपना ही रहेगा, राइट? क्योंकि अगर वो आज अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो 10 साल बाद जिस तरीके से उसकी सैलरी बढ़ेगी या उसकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, उससे कहीं ज्यादा पेस पर यहाँ की प्रॉपर्टीज ग्रो कर जाएंगी, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की प्रॉपर्टीज बनने लगेंगी, जो कि हम ऑलरेडी गुड़गांव में होते हुए देख रहे हैं। तो इस तरीके की डर की कोई जरूरत नहीं है। अब किन शहरों को डरना चाहिए? जैसे कि अगर मैं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की बात करूं, फरीदाबाद की बात करूं, सोहना की बात करूं जो कि आज के डेट में है, अलवर की बात करूं, पंचगांव के आसपास जो कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वहां की बात करूं, तो ऐसे जगहों पर एग्जीक्यूटिव क्लास नहीं रहना चाहते। इवन मैं अगर ग्रेटर नोएडा की भी बात करूं, जो कुछ एक्सप्रेसवे के दूसरे वाले साइड पर कुछ इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं, कुछ आईटी ऑफिसेज बने हुए हैं, तो वहां पर एग्जीक्यूटिव क्लास नहीं रहना चाहता, वो नोएडा से वहां पर अप डाउन कर लेता है। तो गुड़गांव इस चीज से ऊपर आ चुका है। एग्जीक्यूटिव क्लास इज प्रेफरिंग यहाँ पर अपार्टमेंट्स 10 करोड़ से लेकर के, एग्जीक्यूटिव क्लास की बात कर रहा हूं मैं, 10 करोड़ से लेकर के 140 करोड़ तक के अपार्टमेंट्स बिक रहे हैं। और जो फ्रेश लॉन्चेस अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के लोग ला रहे हैं
वो भी, जैसे डीएलएफ के लॉन्च हम सुन रहे हैं 50, 55, इवन 60 करोड़ तक हो सकता है। तो ऐसे केस में एग्जीक्यूटिव क्लास तो अफोर्ड कर लेगा, और गुड़गांव नॉन एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए, पिरामिड में जो नीचे आते हैं उनके लिए सपना ही बना रहेगा, और ये सपनों का शहर बन जाएगा। जैसे मुंबई को कहते हैं वैसे गुड़गांव भी सपनों का शहर बन जाएगा। बस इसे, गुड़गांव को जो चाहिए वो सिर्फ एक बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, हर एक सेक्टर मेट्रो से इजीली कनेक्टेड हो, राइट। अब एक और कंसर्न एड्रेस कर लेते हैं। गुड़गांव मेट्रो ने हिस्टोरिकली गुड़गांव में अच्छा काम नहीं किया है, बट ये एक फर्स्ट फेज ऑफ एनालिसिस है, फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस है। बट अगर इसको डिग डाउन करें, गुड़गांव मेट्रो ने अच्छा नहीं किया क्योंकि वो प्राइवेटली ऑपरेटेड था, और भले गुड़गांव मेट्रो ने अच्छा ना किया हो, बट जिस रोड से वो मेट्रो गुजरती है आज वो इस शहर का सबसे प्रीमियम एरिया माना जाता है, सबसे प्रीमियम लोकेलिटी मानी जाती है, जहां पर कि 140 करोड़ में भी फ्लैट्स बिक रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, अगर इस तरीके की मेट्रो गुड़गांव के लगभग हर रोड्स पर दौड़ जाए तो हर एक रोड की वैल्यूएशन कितनी होगी आप सोचिए। अगर द्वारका एक्सप्रेसवे पर बन जाए, आपकी NH48 से बनते हुए जो जयपुर हाईवे है उस पर बन जाए, CPR पर, एक्सटेंशन पर एक्सटेंड कर दिया जाए, इवन सोना को कनेक्ट कर दिया जाए, जो कि कहीं दिख नहीं रहा आज होता हुआ, बट हर एक जगह की फिर वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, राइट। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि गुड़गांव में मेट्रो आज तक बना क्यों नहीं, इतना काम क्यों स्लो रहा, कभी किसी ने क्यों नहीं सोचा। गुड़गांव हरियाणा में आता है, बट ऑपरेट ये चंडीगढ़ और पंचकुला से होता है। तो गुड़गांव इज अ कैश काउ फॉर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो यहां से पैसा टैक्सेस के फॉर्म में, चाहे स्टेट GST हो, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह हो, कार्स वगैरह हम मूव कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, पेट्रोल वगैरह, जिस भी तरीके के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट अपने पास ले सकती है, गुड़गांव से ले करके वो पंचकुला को डेवलप कर रहे होते हैं। हमने रिसेंटली देखा, जो इससे पहले की गवर्नमेंट थी, उन्होंने रोहतक को काफी अच्छा डेवलप किया, वहां के प्रॉपर्टी प्राइसेस बूम कर गए। अभी के जो पार्टी हैं उन्होंने भी अपने क्षेत्रवादी नेता बनने के चक्कर में वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा की, और गुड़गांव को एज अ टूल यूज किया कि यहां से कैश निकाला जाए। जिस तरीके का गुड़गांव हरियाणा को पे कर रहा था, उस तरीके की चीजें हरियाणा को वापस, द गुड़गांव को वापस नहीं मिली, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने नहीं दी। अभी तक क्यों होता है ऐसा? क्योंकि गुड़गांव में कोई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन था ही नहीं। GMDA हार्डली 3 साल पहले बना है। जैसे हम नोएडा का एग्जांपल लेते हैं, तो नोएडा के साथ भी यही सिमिलर केस रहा है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, लखनऊ से गवर्न होता है, लखनऊ को लोग ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं, और सबकी क्षेत्रवादी नेता वाली चीजें तो, इमेज तो सबको बिल्ड करनी ही होती है। बट वहां पर एक एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन भी नहीं कहूंगा, एटलीस्ट नोएडा की एक अथॉरिटी बनी थी। तो अगर नोएडा 100 रुपए जनरेट कर रहा था तो एटलीस्ट नोएडा को 10 रुपए मिल जा रहे थे। यहां के केस में गुड़गांव 100 रुपए जनरेट करके दे रहा था, यहां पर 0 रुपए मिल रहे थे। सब कुछ पंचकुला की तरफ और रोहतक वगैरह, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, वहां पर डाइवर्ट हो जा रहा था। इसी वजह से नोएडा में आज मेट्रो है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप्ड है, और यहाँ पर हम लैग करते हैं। इंफ्रा पर मैं बात भले कर लूंगा, मुझे वॉसेस वाली बातें बहुत ज्यादा पसंद नहीं होती, जैसा कि आप जानते हैं। बट मैं कभी अगर नोएडा वर्सेस गुड़गांव किया तो वहां पर मैं बताऊंगा कि यस, नोएडा में 250 यूनिट्स पर एकड़ भी बेहतर क्यों है, गुड़गांव में 50 यूनिट पर एकड़ भी उतना अच्छा क्यों नहीं है। क्योंकि वहां पर बगल में ही आपको पार्क मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ा पार्क हो, राइट, 2 किलोमीटर के स्क्वायर फीट एरिया में हो। तो इस तरीके की चीजें हैं। बट हाँ, वहां पर नहीं जाते हैं, वापस आते हैं यहाँ पर। तो GMDA फॉर्म हुआ है, तभी हम यहाँ पर गुड़गांव में मेट्रो वापस से बनने की बातें सुन पा रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ अधिकारी लोग अपॉइंट हुए हैं, जो कि गवर्नमेंट को याद दिलाते हैं कि भाई गुड़गांव की भी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस वगैरह पर ध्यान देना है, सड़कें भी बनवानी है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनवाना है। तो पहले ये चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, और हमें कभी बुरा नहीं फील करना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा बुरा कर रही थी, गुड़गांव के साथ एज अ कैश काउ यूज कर रही थी। हम भी काफी सारे ऐसे जो हमारी लोकेलिटीज हैं, एरियाज हैं, स्टेट्स हैं, उनको ही एज अ कैश काउ यूज करते आ रहे हैं। जैसे कि इंडिया के कुछ स्टेट्स जो नेचुरल रिसोर्सेज से
रिच हैं, झारखंड का एग्जाम्पल ले लें, छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल ले लें, उड़ीसा का एग्जाम्पल ले लें, मध्य प्रदेश के कुछ एरिया हैं, और इवन उत्तर प्रदेश के का भी जो साउदर्न पार्ट का एरिया है, सोनभद्र, रेणुकूट वगैरह के आसपास, ये जो सारे जो मैंने लोकेलिटीज बताई आपको, ये बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हमें प्रदान करते हैं, जिससे कि हम अपने कंट्री की इकोनॉमी को चला पाते हैं। हमें कभी कोल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? हम एक्सपोर्ट ही कर रहे होते हैं, बिजली बना रहे होते हैं। बट कभी सोचा है कि हम इन जैसे जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वहाँ के नेटिव हैं, उन्हें वापस क्या देते हैं? आज तक कुछ नहीं देते। वहाँ पर गरीबी जैसी की तैसी है, क्योंकि वहाँ भी वापस से अथॉरिटी नहीं बनी है। कुछ नेता उभर कर जरूर आते हैं, बट नेता वाली काम वही होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट कैसे काम करती है, राइट? तो कहीं कुछ बुरा फील करने की बात जरूरत नहीं है। वहां पर भी लोग आवाज उठाते हैं, चाहे नक्सली हो, आई मीन पीसफुली हो या वायलेंटली हो। हमें भी पीसफुली यहाँ पर आवाज उठानी चाहिए कि गुड़गांव को इन चीजों की जरूरत है। गुड़गांव को हम डेवलप होते हुए देखना चाहते हैं। गुड़गांव को जब आप दुबई जैसे शहर से कंपेयर करते हैं, तो क्या दुबई में मेट्रो नहीं है? दुबई इनिशियली कार फ्रेंडली सिटी की तरह डिजाइन हुआ था, बट उसे हर एक जगह पर आज हम देख रहे हैं कि मेट्रोज बनती जा रही हैं, और उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू दुबई में ज्यादा है जो कि मेट्रो से इजीली कनेक्टेड हैं। आप दुबई मेट्रो पर प्रॉपर रिसर्च खुद कर सकते हैं, या कभी गुड़गांव से, इंडिया से फुर्सत मिली तो दुबई पर बात कर लेंगे, राइट? तो यस, मैं इस तरीके की प्रॉपर्टीज ओन करने के लिए काफी पॉजिटिव रहता हूं, बट दुबई से भी अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मुझे सिंगापुर काफी अच्छा लगता है। बट यस, कभी बात कर लेंगे इस पर, राइट? आज ये टॉपिक नहीं है अपना। बट अगेन, मेट्रो को लेकर के कोई भी आप अपनी तरफ से तर्क देना चाहें, मैं एग्री नहीं कर सकता, क्योंकि ये कहीं से भी लॉजिकल और सेंसिबल नहीं है। शहर को मेट्रो की जरूरत है। यहाँ पर जिस तरीके के मिलेनियल्स रह रहे हैं, जो जन जी आने वाला है, और जेन वाई पहले जो लोग थे, वो डबल इंजन सरकार वाले हैं। मतलब दोनों ही पेरेंट्स या जो कपल हैं, दोनों ही अर्न कर रहे होते हैं। तो ऐसे केस में जो बेबी सिटिंग है वो करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। बट अगर हम शहर को इस तरीके से डेवलप कर लें कि कम से कम पेरेंट इंटरेक्शन की ज़रूरत हो, इस तरीके से इतना सेफ बना लें, इतना पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बना लें, साइकिल फ्रेंडली बना लें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली बना लें कि हमें ज़रूरत ही ना हो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करने की। और अगर गुड़गांव में बहुत अच्छा मेट्रो डेवलप हो जाता है, तो दिल्ली के जो पेरेंट्स हैं, जो आज जेन जी लोग हैं या जेन वाई लोग हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो भी काफ़ी कंफर्टेबल होंगे गुड़गांव में शिफ्ट होने को, क्योंकि मेट्रो को लेकर के वो काफ़ी आदी हैं। तो ऐसा हो सकता है कि न्यू गुड़गांव के सेक्टर 83 से, जो सफायर मॉल है, वहाँ से मेट्रो पकड़ी और अपने रिश्तेदारों के यहाँ पूरे दिन भर रह करके फिर वापस आ गए। ये चीज़ आज कार में करना काफ़ी मुश्किल होता है। कार में 2.5-3 घंटे लग जाते हैं कम्यूट करने में, जो कि कहीं भी वाइबल नहीं लगता है। इस तरीके का कम्यूट एक दिन में करना, और पॉकेट पर जो भार डालता है वो तो है ही। और जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो पैसे को लेकर के थोड़ा कंजर्वेटिव माइंडसेट के भी होते हैं। तो गुड़गांव अगर सस्टेनेबल बेसिस पर ग्रो करते रहना चाहता है, तो उसे मेट्रो के बारे में सोचना पड़ेगा। हम जैसे रेजिडेंट को मेट्रो के लिए गवर्नमेंट से सवाल पूछना पड़ेगा। सड़क से ज़्यादा ज़रूरी मेट्रो है। गवर्नमेंट आज सड़क पर कंसंट्रेट करने के बाद भी सड़कों को बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है, तो हमें वहाँ भी क्वेश्चन पूछना है और यहाँ भी क्वेश्चन पूछना है, ना कि हमें एक्सक्यूजेस ढूंढने हैं कि गुड़गांव को मेट्रो की ज़रूरत नहीं है। और अगर गुड़गांव को मेट्रो की ज़रूरत नहीं है, तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में कहा था, गुड़गांव गरीबों का ही शहर बन जाएगा। और ऐसे केस में जो प्रॉपर्टीज आज हम 100 करोड़, 110 करोड़, 150 करोड़ की देख रहे हैं, और 50-55 करोड़ के न्यू लॉन्चेस देख रहे हैं, ये सारा बबल ही है फिर मेरे एनालिसिस के हिसाब से, राइट? तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से, काफी लंबा वीडियो हो गया, बट प्लीज अपने कंसल्टेंट से शेयर करें इसे, ग्रुप्स में डालें। अगर किसी एग्जीक्यूटिव को जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में हैं उनको जानते हैं तो उनसे शेयर करें। ये काफ़ी बेहतरीन वीडियो है, किसी भी शहर को डिज़ाइन कैसे किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और गुड़गांव का फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है, और शहर भी जहाँ पर लोग एग्जीक्यूटिव क्लास आते जाते हैं, रहते हैं, इस तरीके की बातें की मैंने। बेहतरीन बातें हैं। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिए, और अभी तक
आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ कि जो मेरा प्रयास है रियल एस्टेट की एजुकेशन से लेकर के प्रोडक्ट के रिव्यूज़ वगैरह से लेकर के आपको पसंद आ रहा हो। तब तक बाकी सारे वीडियोज़ आप एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। सी यू इन अनदर वीडियो।